मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं चिलेट एंड चिलेशन, या हिंदी में कहेंगे किलेट एवं किलेटीकरण। तो आइए जानते हैं कि किलेट और किलेटीकरण किसे कहते हैं। चिलेट और चिलेशन या किलेट और किलेटीकरण को जानने से पहले कुछ स्ट्रक्चर से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसी संरचना होगी, कुछ इस तरह की। ये एक एग्जाम्पल है किलेट का, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स का जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता हो। आपको पहचानना होगा कि इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है तो ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन अपने आप में दूसरे से अलग किस तरह से है। अगर समझ में नहीं आता हो तो ये लीजिएगा, ये दूसरा सिंपलेस्ट पार्ट लेते हम। अब ये भी एग्जाम्पल हुआ किलेट का और ये भी एग्जाम्पल हुआ किलेट का। अब यहाँ पर खास बात क्या है या महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिएगा कि सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि क्या एक कॉम्प्लेक्स है क्या। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स की पहचान होती है कि सेंट्रल मेटल कैटायन हो। देखिएगा सब में सेंट्रल मेटल कैटायन ये है, यहाँ निकल है, निकल प्लस 2 फॉर्म में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पर प्लेटिनम सेंट्रल मेटल कैटायन है और यहाँ पर कॉपर है। यानी कि कॉम्प्लेक्स की पहली पहचान की सेंट्रल मेटल कैटायन है। कॉम्प्लेक्स की दूसरी पहचान होती है कि सेंट्रल मेटल कैटायन इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में होंगे। तो देखते हैं हमारे पहले वाले पार्ट में कि निकल के बाद में लिगेंड्स है क्या। बिल्कुल लिगेंड है, यहाँ पर एक जैसे ही 2 लिगेंड है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट में आते हैं तो एक है हमारे पास ये वाला लिगेंड क्लोराइड का और एक है ये इथिलीन डाई अमीन का पार्ट। इसी तरह से हम आते हैं यहां कुछ इस तरह कि कॉपर है और कॉपर के चारों तरफ क्या है, फिर से इथिलीन डाई अमीन एक और लिगेंड है। 2 तरह के हुए, यानी कि जिनका जो नंबर है 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों एग्जाम्पल किसके हैं कि कॉम्प्लेक्स के हैं। लेकिन खास बात क्या है कि यहां पर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिल रही है। अब लिगेंड चाहे एक होगा, लेकिन हर एक लिगेंड क्या है, मल्टीडेंडेट प्रकार का है और वो मेटल के साथ में जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं किलेट और इस व्यवस्था को हम कहते हैं किलेटीकरण की व्यवस्था। डिटेल में हम जानते हैं, आगे आइए बात करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहेंगे। तो कंपाउंड कंटेनिंग ए लिगेंड टिपिकली ऑर्गेनिक, यानी कि जरूरी नहीं हमेशा ऑर्गेनिक होगा, लेकिन हमेशा यही होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड ही होंगे बॉन्डेड टू अ सेंट्रल मेटल एट 2 और मोर पॉइंट, यानी कि लिगेंड एक होगा लेकिन वो एक से ज्यादा अपनी जगहों से या कॉर्नर से या पॉइंट से मेटल के साथ में कनेक्ट होगा। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, किलेट। एक और डेफिनेशन लेते हैं, हम बात करते हैं द फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये भी दूसरी शर्त हुई क्या कि हमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलने वाले हैं कब, जबकि हम लिगेंड लें कैसा, पॉलीडेंडेट वाला। तो लिगेंड कैसा होना चाहिए, ये कंफर्म हो गया कि पॉलीडेंडेट होगा और एक ही सेंट्रल एटम से वो कनेक्ट रहेगा। तो किस तरह से किलेशन का स्टेप होगा या किलेशन होगा, तो हम कहते हैं कि सबसे पहली पहचान तो ये है या पहली जरूरत आवश्यकता ये है जो लिगेंड हो वो मोनोडेंडेट नहीं हो, वो कैसा हो, पॉलीडेंडेट हो, तभी तो वो जुड़ेगा। इसी तरह से यहां आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बात करते हैं कि क्या दिस फॉर्म है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब लिगेंड हमने लिया है पॉलीडेंडेट, सेंट्रल मेटल कैटायन एक ही है, तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर वो जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चिलेट।
और इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन इंग्लिश में। हिंदी में हम इसे इस तरह से कहते हैं किलेट और किलेटीकरण। अब यहां क्या हुआ, इसको इस तरह से समझते हैं कि एक सेंट्रल मेटल कैटायन है हमारे पास में और एक हमने कहा पॉलीडेंडेट लिगेंड है, और ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। किस तरह से होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन आपको पता ही है कि ये अगर मेटल है और ये अगर लिगेंड है, सपोज कीजिएगा ये इसका पॉइंट एक है, ये इस लिगेंड का दूसरा हिस्सा है, तो ये किस तरह से कनेक्ट होगा? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो यहां पर क्या हुआ कि लिगेंड एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये व्यवस्था किलेटीकरण को जन्म देती है। ये देखिएगा लिगेंड कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। यहां पर एग्जांपल लिया हमने इथिलीन डाई अमीन का। ये किसका हुआ? EN, इथिलीन डाई अमीन। अब इथिलीन डाई अमीन में क्या है? दो हमारे पास में डोनर एटम थे, ये एक हुआ, ये दूसरा वाला। अब डोनर एटम दो है और दो के साथ में सेंट्रल मेटल कैटायन एक है, तो एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम है, या एक से ज्यादा कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी सेंटर होंगे, जितने ज्यादा सेंटर होते जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा बनते जाएंगे। तो इस व्यवस्था में क्या होगा कि एक, जिसे कहना चाहिए केकड़े के पंजे टाइप की व्यवस्था बनेगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक केकड़ा ही है इस तरह से, और इसने क्या किया, अपने दोनों जबड़ों से, या जबड़े नहीं कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसने अपने दोनों, उसने अपने पंजों से क्या किया, उस सेंट्रल मेटल कैटायन को पकड़ लिया। तो इस व्यवस्था में क्या हो गया कि हमें मिले हैं दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड एक है, सेंट्रल मेटल कैटायन भी एक है, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो कितने हो गए? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो ओवरऑल संरचना कैसी हुई? स्ट्रक्चर कैसा हुआ? साइक्लिक हुआ। तो एक चीज तो कंफर्म हुई कि लिगेंड कैसा होना चाहिए? मल्टी डेंटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा वाला, बहुतंतुक लिगेंड। ठीक है। दूसरा, जो बॉन्ड बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और तीसरा कि हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, चिलेट और इस पूरे प्रोसेस में जिसमें मेटल पॉलीडेंटेड लिगेंड से जुड़कर इस संरचना को बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन या किलेटीकरण। और एक और स्पेसिफिक चीज है, वो ये है कि ऐसे संकुल केमिस्ट्री में बहुत ही स्टेबल प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होता है, इसकी बात हम आगे करते हैं। तो हम कहते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग ए लिगेंड टिपिकली ऑर्गेनिक बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम एट 2 और मोर पॉइंट्स। इसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, ये सेंट्रल मेटल कैटायन था, इस सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ में क्या हो गया कि एक लिगेंड आया, कौन सा वाला? ये वाला, जिसे हमने कहा EDTA है, और संरचना बनी कुछ इस तरह की। अभी हाल फिलहाल ऐसा देखने में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में क्या है कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्रकार की रिंग बन रही है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारे पास में, या बनने का प्रोसेस हुआ। अब इसे इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक तरफ लिगेंड होता है मोनोडेंडेट। मोनोडेंडेट में क्या होता है? मोनोडेंडेट व्यवस्था में एक ही डोनर एटम होगा और वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इस वाले से मेटल के साथ में कनेक्ट होगा। तो हमारे पास में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसके हमने बहुत नोमेनक्लेचर की भी बात की और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखा है। लेकिन अब व्यवस्था कैसी हो कि मेटल ऐसा है लेकिन लिगेंड कुछ इस तरह से हुआ। कैसा हुआ? लिगेंड एक ही है या बाइडेंटेड है, तो इसका मतलब इसके दो डोनर एटम होंगे। अगर ट्राई होता तो 3 होते, पेंटा होता तो 5 होते, हेक्साडेंटेड जैसे EDTA है 6 उसमें डोनर एटम हो सकते हैं, तो 6 ही प्रकार की रिंग बनेगी। तो बाइडेंटेड हुआ
तो 2 एटम बने, ये दोनों नाइट्रोजन के, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल कैटायन को या मेटल आयन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, तो 2 बॉन्ड बना। और जो व्यवस्था आई उसमें क्या हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है ना, ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, किलेशन का प्रोसेस हो रहा है या किलेट बन रही है। अब एक इक्वेशन लेते हैं हम, देखिएगा कि कॉपर का एक हमने क्या किया है, कॉपर सेंट्रल मेटल कैटायन का एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया, ये मिलाया, इथिलीन डाइअमीन का सॉल्यूशन मिलाया, तो हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का। तो यहां क्या हो गया, ओवरऑल जो व्यवस्था हुई वो कैसी हुई है, ये पूरी व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, साइक्लिक। तो इस तरह से क्या हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कि किलेट का निर्माण होता है। इसको यहां भी हम देख सकते हैं, देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना वो ओवरऑल कैसे हुआ, सेंट्रल मेटल कैटायन कॉपर था और दोनों नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, अगर लिगेंड 2 है तो ये एक और, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 डोनर एटम हुए, लिगेंड तो 2 है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही हैं। तो रिंग कितनी बनी, रिंग मिली हमें 2। ठीक है, तो ये एक सुंदर एग्जांपल हुआ किसका, किलेशन या किलेटीकरण का। आगे फिर और बात करते हैं हम। अब हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता रहा है कि किलेट इतने स्टेबल क्यों होते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी का रीजन देखिए, इस इक्वेशन से हम समझते हैं। ये सामने इक्वेशन है, यहां क्या हो रहा है कि कोबाल्ट का एक संकुल हमने 2 तरह से लिया है। पहले केस में हमने क्या किया है कि हमने अमोनिया का लिगेंड यानी कि मोनोडेंडेट लिया है। फिर से देखते हैं अपन, अमोनिया के 6 लिगेंड हुए और इससे मिला ये पार्ट नंबर 1 रिएक्शन हुई और हमें क्या मिला, हेक्साएमीन कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स मिला। और रिमूवल कौन रिमूव हुए, रिमूवल हुआ है 6 वाटर मॉलिक्यूल का। अब लेफ्ट में देखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस या हमने कह लीजिए मॉलिक्यूल कितना, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट कितने हुए, टोटल 7, प्रोडक्ट में कितना हुआ 7, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नो चेंज एट ऑल। ठीक है, और कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता। अब हम क्या कर देंगे, अमोनिया को रिप्लेस कर देते हैं इथिलीन डाइअमीन EN के साथ में। अब देखिए क्या चेंज आता है कि रिएक्टेंट वही है, एक रिएक्टेंट को हमने चेंज किया, अमोनिया को रिप्लेस किया है मल्टीडेंटेड इथिलीन डाइअमीन से, हमें मिला कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा, ये वाला। और साथ में 6 वाटर रिमूव हुए जैसा कि पहले वाले पार्ट में हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, लेफ्ट साइड में है 4, एक तो हुआ ये वाला और 3 हुए इथिलीन डाइअमीन के, और राइट साइड में मॉलिक्यूल कितने हैं 7। अब यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन बिल्कुल डिफरेंट है, राइट साइड में ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मैं अटैक करना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं या मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, एंट्रोपी में हम कहते हैं एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि अव्यवस्था बढ़ गई, कॉलिजन्स बढ़ गए, तो अव्यवस्था बढ़ी। अब अगर अव्यवस्था बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, जो एंट्रोपी है डेल एस वो भी बढ़ती है। अब स्टेबिलिटी अगर आपको एंट्रोपी से समझ में नहीं आती है तो एक इक्वेशन है हमारे सामने, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब जितनी वैल्यू ये वाली बढ़ने वाली है एंट्रोपी वाली, उतना ही क्या होगा कि ये वाला पार्ट बढ़ा, तो डेल जी का मान कितना होता जाएगा, उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। तो जितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी फ्री एनर्जी में चेंज उतना ही नेगेटिव होगा। और केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि फ्री एनर्जी में चेंज जितना नेगेटिव होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस तरह से हम कहते हैं मुक्त ऊर्जा में हुआ परिवर्तन अत्यधिक ऋणात्मक वाला है।
इसलिए किलेशन का प्रोसेस बहुत स्टेबल होता है या किलेट बहुत स्टेबल होती है। एक तो रीजन रहा ये। एक और रीजन से हम बात कर सकते हैं कि पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो क्या है, 6 तरह के टोटल अमोनिया के मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल कैटायन से थे, लेकिन बॉन्ड कितना मिल रहा है हमारे पास में, 6 से 6 अलग अलग हैं। दूसरे में बॉन्ड 6 लेकिन लिगेंड कितने, 3 ही है। तो क्या हो गया, अगर मुझे ज्यादा रिंग्स अगर तोड़नी है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा ब्रेक करने पड़ेंगे तो हम कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी का मूल कारण क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी इज मोर नेगेटिव। मुक्त ऊर्जा में हुआ परिवर्तन बहुत ज्यादा ऋणात्मक है, क्योंकि एंट्रोपी में जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा है। यही रीजन है कि किलेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चंस बहुत देखा गया है ईडीटीए का, क्योंकि ईडीटीए सबसे ज्यादा पॉपुलर एक हेक्साडेंडेट लिगेंड है, तो 6 रिंग बनाता है और बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा से देखा गया है कि मेटल ईडीटीए या कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाइए, और ये पार्ट आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता रहा है कैल्शियम ईडीटीए की टाइट्रेशन के तौर के ऊपर। तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, देखते हैं कि देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर होगा ऐसा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये सुंदर एग्जांपल है, इसे बहुत अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम देखते हैं सेंट्रल मेटल कैटायन, पहले ही हमने कह दिया कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल कैटायन क्या है। सेंट्रल मेटल कैटायन है हमारे पास में जो हमेशा दिया जाता है वो होता है अमूमन कैल्शियम, इसलिए टाइट्रेशन भी कैल्शियम ईडीटीए की कहलाती है। मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो एक अलग पॉइंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हो सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को पहचानेंगे कैसे, ये देखिएगा, ये है हमारे सामने इथिलीन, ये है दोनों नाइट्रोजन के पॉइंट, और टेट्रा एसिटिक में एक चेन, ये दूसरी, दिस इज थर्ड वन, और ये रहा चौथा वाला पार्ट। तो इस तरह से ये बनता है। अब इसमें कुल कितनी रिंग्स बनी है कैलकुलेट करके आपको मुझे बताना है। बताइए कि कैल्शियम ईडीटीए के इस संकुल में नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है। हम किलेट और किलेशन या चिलेशन के एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये कहां कहां यूज में आता है। देखिएगा, वाटर सॉफ्टनिंग में, यानी कि डे टू डे लाइफ में ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। वाटर किस तरह से सॉफ्ट किया जाएगा, ये हम कहते हैं कि है अगर हार्मफुल मेटल्स को, लेड जैसे को अलग करना हो तो इसमें इसी प्रोसेस को, किलेशन प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। कैटालिसिस में भी ये काम में, ये प्रोसेस और ऐसे किलेट काम में लिए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और हो सकते हैं, जैसे डेंटल और ओरल एप्लीकेशंस हुई। और देखिएगा क्लोरोफिल प्लांट में, जो क्लोरोफिल है ना ग्रीन कलर का, तो वहां पर क्या है, सेंट्रल मेटल में वहां पर हमारे पास में मैग्नीशियम होता है। कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और वही अपने इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा, जो पूरा जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है ना, उसके द्वारा प्लांट का सारा सिंथेसिस वर्क कंप्लीट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, यानी कि प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या प्लांट होगा, नहीं होगा। और ये पूरा जो क्लोरोफिल जो स्ट्रक्चर है वो किलेशन का ही पार्ट है, बहुत स्टेबल होता है। इसी तरह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, आयरन और हिम के अलग अलग स्ट्रक्चर 4 होते हैं पार्ट। डिटेल में आप फिर आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हीमोग्लोबिन भी किलेशन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अब सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग है ना, या तो वाटर सॉफ्टनिंग में है, जो डे टू डे लाइफ में देखा जाता है, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मेडिसिन में है।
अब मेडिसिन को थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार आपके प्रश्न, आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा कि मेडिसिन में किस तरह से यूज में आई है। तो हम बात करते हैं, देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ पॉइजनस मेटल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि अगर आपके ब्लड में कोई मेटल या किसी ने कोई पॉइजन लिया है, और पॉइजन का जो रीजन होता है वो होते हैं मेटल्स, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो किसी और के तौर पर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है ईडीटीए का पेशेंट को। तो वो क्या करेगा, उस हार्मफुल मेटल को या उस जो पॉइजनस मेटल है ना उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना देगा। और फिर क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स, अब लेड भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, और बनाने के बाद में एक जब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यूरिन के द्वारा हम कहते हैं एक्सक्रेटेड हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से उसकी जान बचा ली जाती है। इसी तरह से दूसरा लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ लीवर में, कि लीवर में प्रॉब्लम क्या होता है, अक्यूमुलेशन हो जाता है कॉपर के आयंस का। तो अगर लीवर में अगर ये हो गया है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, मल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। तो इस जो एक्सीज में जो Cu+2 आयन आए हैं ना, इसको रिमूव किया जाता है पेनिसिलएमीन के द्वारा। इसका लिगेंड इंजेक्शन दिया जाता है, और देने के बाद में ये क्या करेगा, ये लिगेंड कॉपर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा, और वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा और कर सेपरेट हो जाएगा, और जितना भी एक्सीज में कॉपर था वो लीवर से निकल जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट का तरीका रहा इस तरह से। तो हम कहते हैं कि मेडिसिन में या वाटर सॉफ्टनिंग में या फर्टिलाइजर में ऐसे बहुत सारे डे टू डे हम कहते हैं एप्लीकेशंस है किलेशन के, या ऐसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है इसके। और लास्ट में एक ये सुंदर सा कार्टून बनाया है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में एक मेटल आयन आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपने कहा साहब मैं बहुत विटामिन ए खा रहा हूं, जिसे हमने कहा रेटिनोल है। अब रेटिनोल देते वो काम ही नहीं कर रहा है। देखिएगा मेटल आयन क्या कह रहा है, स्टील योर इलेक्ट्रॉन्स। हा हा हा, मतलब क्या हुआ, मेटल आयन क्या कर रहा है, रेटिनोल के प्रोसेस को रोक रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किलेशन। अब मैं ये चाहता हूं कि रेटिनोल या विटामिन ए पूरे अच्छे से काम करे, तो क्या करना होगा, मुझे उस मेटल आयन को वहां से हटाना होगा। अब इसको मैं कैसे हटाऊं, तो क्या करता हूं, एक कोई भी किलेटिंग एजेंट, जैसे कि ईडीटी हुआ, कुछ और हुआ, किस तरह का मेटल है उस तरह का किलेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। वो मिलाया तो मेटल को उस खिलेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाकर अलग होगा। तो मेटल ने कहा सो सैड, ओ हो बहुत बुरा हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है उस किलेटिंग एजेंट के साथ में, और रेटिनोल ने अब काम करना शुरू कर दिया है। तो हम कहते हैं कि किलेटिंग एजेंट एज ए फूड हुआ। और लास्ट में ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास में मेटल आयन का है, सेकंड में हमने उस मेटल आयन को हटाने के लिए क्या किया है, एक किलेटिंग एजेंट मिलाया, दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्सेशन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, कुछ ऐसा मेटेलिक किलेट बना, और वो सेपरेट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये किलेट और किलेटीकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।